तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी के मॉडल पेपर 1 जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला, इसलिए लास्ट तक बने रहे। सो नमस्कार, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे एजुकेशन गुप्ता जो टॉप चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दी, क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी ताकि सब स्टूडेंट के पता चल सके, वही फाइनल परीक्षा के लिए तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों आपको बता दी, इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दी, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को आप ध्यान से सुने और कोशिश करें कि अच्छी तरह से हम याद कर सके। दोस्तों आपको बता दिया क्लास 10 के जो कि हिंदी के मॉडल पेपर प्रथम है, ठीक है। इसी तरह के हम बहुत सारे मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि हो सकता है तो आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य लड़ेगा, तो आप सभी प्रश्न को ध्यान से सुने। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है, अगर आपको आंसर पहले से मालूम है तो सभी का आंसर नीचे जाके कमेंट करें, अगर आप नहीं मालूम है तो आप सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने और अच्छी तरह से याद कर ले। तो यहाँ पे देख सकते प्रथम प्रश्न दिया गया कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अमरकांत। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम पूछ दिया जा सकता है कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है, तो अमरकांत है। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न आप भी देख सकते हैं, दोनों प्रश्न की अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ? अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है कि अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों प्रश्न की अमरकांत का जन्म कब हुआ? अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि ए इसका राइट आंसर जुलाई 1925 को। तो दोस्तों आपको हम बता दें, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ और कौन सा राज्य में हुआ और कितना ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है कि अमरकांत का जन्म जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका जो कि तिथि है वह जो कि जुलाई 1925 में हुआ। तो यहाँ पे 3 का सही आंसर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 4 प्रश्न की अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है जो कि पूछ रहा है कि अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया। तो आपको हम बता दें, सबसे पहले तो हिंदी में जो भी लेखक है उनका जाके अच्छी तरह से जीवनी पढ़ ले, क्योंकि जीवनी में से भी 5 से 6 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप उसे जाके अच्छी ढंग से पढ़ ले ताकि आपको समझ में आ सके और इसका आप आंसर दे सके। वैसे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अमरकांत की जो कि अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया, मतलब दोस्तों इंटर परीक्षा कब की दिया और कितना ईस्वी में दिया, ठीक। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 1946 में। तो दोस्तों आपको सिंपली याद कि अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया, तो 1946 ईस्वी में किया। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन है ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको हम बता दें, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी अच्छा जुड़ सके और अच्छी तरह से तैयारी करके अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको बता दें, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों आपको पता है कि मेरा जो बोर्ड एग्जाम है काफी नजदीक आ चुका है, ऐसे में आपको अच्छी तरह से तैयारी करना होगा। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 5वें प्रश्न की अमरकांत ने यहाँ सतीश चंद्र कॉलेज से इंटरमीडिएट कब किया? मतलब दोस्तों अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज से इंटरमीडिएट कब किया? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे 20 का राइट आंसर है 1946 में। तो दोस्तों किसी प्रकार भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको सिंपली याद करें जो कि ये इन्होंने इंटरमीडिएट का जो कब किया तो वह 1946 में ही किए थे, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 6वें प्रश्न की
अमरकांत ने बीए कब किया? अमरकांत ने बीए कब किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात कर ली थी 20 का राइट आंसर है, जो कि यहाँ पे बात कर ली जो कि 1947 में। तो दोस्तों आपको सिंपली याद रखना है कि जो कि अमरकांत ने बीए कब किया? तो 1947 ईस्वी में किया। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते 2019 में भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों आपको हम बता दें, बहादुर चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि दिल बहादुर। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर नाम था। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन और डी का राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर प्रश्न है, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की प्रकृति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की प्रकृति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि डी का राइट आंसर है रेनल मालिया रिल्के। तो दोस्तों आपको सिंपली याद रखें कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की प्रकृति है? तो वह है रेनल मालिया रिल्के। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन और डी का राइट आंसर। यह जो प्रश्न है 2018 में पूछे गए, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न की जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचक द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचक द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर है वनलता सेन। तो दोस्तों आपको सिंपली याद करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वनलता सेन। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। यह जो प्रश्न है ये भी 18 में पूछे गए हैं, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 10 नंबर प्रश्न है कि आध्यात्मिकता शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों आप ये भी चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे बोलने में कठिनाई हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते जो यहाँ पे लिखा गया कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि डी का राइट आंसर हृदय की शिक्षा। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो वह है हृदय की शिक्षा। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन और डी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 11वां प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की अवनियों में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? अवनियों में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 27। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है कि अवनियों में जो कि 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो जो कि 27 गद्य की रचना की। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको हम बता दें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लिए हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी छात्र जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके, वह भी छात्र अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, या चाहेंगे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख के सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको हम बता दें, मैथ के कोई प्रश्न में डाउट है तो डाउट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, काफी बेहतर ऐप है जिसकी मैथ से आप मैथ की कोई प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आज ही जाके डाउनलोड करिए डाउटर ऐप, जो कि बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, आप ही जाके यूज करें और उसका लाभ उठाए। और दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे बिल्कुल फ्री। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 12वां प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है राजस्थानी। तो दोस्तों आपको सिंपली याद कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो वह है राजस्थानी। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 13 प्रश्न की पापत्ती को कौन सा रोग था। पापत्ती को कौन सा रोग था। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर की हम बात करें कि पापत्ती को कौन सा रोग था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है, जो कि मेनिनजाइटिस। तो दोस्तों पापत्ती को कौन सा रोग था, तो मेनिनजाइटिस रोग था। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 14वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की वीरेन डगवाल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वीरेन डगवाल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दुष्चक्र से शिष्टा। तो दोस्तों आपको सिंपली याद कि वीरेन डगवाल को किस कीर्ति के लिए जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो वह है दुष्चक्र में जो कि शिष्टा। तो यहाँ पे 14 का सही आंसर ऑप्शन है 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 15 प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि यह भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाल्मीकि हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। दोस्तों आप भीमराव अंबेडकर के नाम सुनेंगे, जो कि यहाँ पे हम बात करें क्लास 10 के प्रथम चैप्टर उसी का है। तो आप यहाँ पे से वहीं से प्रश्न आ चुका है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाल्मीकि हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 21 खंडों में। तो दोस्तों आपको सिंपली याद करिए जो कि 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 16 प्रश्न की द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीशियम किनकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीशियम किनकी रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर का हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 17 प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम पूछ दिया जा सकता है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी है। या आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर ने कौन से यहाँ पे रचना लिखी है, तो वह यहाँ पे जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 18 प्रश्न की लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाति प्रथा को। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों हम आपको बता दें इसी तरह आपकी बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे, जो कि आपको इसी तरह अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जो इसका सही आंसर है आपको आके भर के आ जाना है, ताकि आप बेहतर से बेहतर अंक ला सके। बेहतर से बेहतर अंक लाने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और अच्छी तरह से तैयारी करना होगा, तभी जाके आप बेहतर अंक पा सकते हैं। दोस्तों हम आपको बताएं आप जो भी वीडियो देखते हो उसे 5 से 6 दिन के बाद एक बार फिर से देख लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। किसी ने कमाल की बात कही कि कुछ बोलने से, कुछ सुनने से, कुछ लिखने से, कुछ पढ़ने से याद हो जाता है। उसी प्रकार हम बार बार वीडियो को देखते हैं। जब तक मेरा एग्जाम नहीं होता है तब तक अगर आप देखते हैं तो काफी अच्छी तरह से तैयारी भी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 19वां प्रश्न की लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। तो दोस्तों आपको सिंपली याद करिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो वैसा समाज होना चाहिए। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक की दृष्टि में
विडम्बना की बात क्या है। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है पूछ रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। तो दोस्तों सिंपली आपको याद करें कि जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको हम बताते हैं मेरा एक सेकंड चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो को नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा ली ताकि आपको वहां से लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वहां से भी कुछ लाभ फायदा उठा सके। दोस्तों अब आपको बता दें वहां पे आपको ऑनलाइन से जुड़े वीडियो मिलता रहेगा तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि इस नंबर प्रश्न की जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों आपको सिंपली आगे जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। दोस्तों ये भी बात काफी सही है कि जो कि मनुष्य नहीं चाहता है कि ये वो जाति का है ये वो जाति का है ठीक अपना मिलत लगना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है यहाँ इसके ऊपर जो कि हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठे थे ठीक कदम उठाए थे ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कम हुआ है ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो हमारे गांव घर में भेदभाव चलता है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन डी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 22वें प्रश्न की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो दोस्तों ये भी बात सही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिया हुआ है तो वह कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन डी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 23 नंबर प्रश्न की भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे 4 ऑप्शन जो कि रहता है लेकिन यहाँ पे हम बात करें फिलहाल 2 ऑप्शन यहाँ पे जो कि यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है ठीक है। तो लेकिन और फाइनली हम बात करें तो इसमें जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा वह यहाँ पे दिया गया है ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर की रचना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए इसका राइट आंसर द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन। तो दोस्तों आपको सिंपली कि भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी है तो वह द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दें आपके लिए जो हम मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि आपके फाइनली बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आप सही मॉडल पेपर को अच्छी ढंग से देख लेते हैं तो आप बेहतर अंक ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न करा है कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है मदन का पिता। तो दोस्तों अगर आप 20 के दांत चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी कहानी पता होगा कि गिरधर लाल कौन है तो मदन का पिता है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 25वें प्रश्न की मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते 4 ऑप्शन यह जो कि पूछ रहा है कि मदन की उम्र क्या थी। जिसका राइट आंसर की हम बात कर ली जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 5 से 6 साल। तो दोस्तों आपको सिंपली पता है कि मदन की उम्र क्या थी तो 5 से 6 साल थी। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 26वें प्रश्न की सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था। मतलब दोस्तों सेन साहब के जो बेटे थे खोखा उनका 2 नाम था ठीक है। तो क्या नाम था तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जो कि कासू मदन रमेश महेश। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कासू। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है सेन साहब के बेटे का जो कि खोखा जिसे हम कहते थे उसका दूसरा नाम कासू था। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 27वें प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। मतलब दोस्तों गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। मतलब किरानी था ड्राइवर था या अकाउंटेंट था ठीक है या इनमें से कोई नहीं था। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए इसका राइट आंसर क्योंकि किरानी था ठीक है। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था तो किरानी था। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 28वें प्रश्न की सेन साहब
साहब की कार को किससे खतरा था? सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर लीजिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है खोखा से। तो दोस्तों आपको सिंपली याद करिए, सेन साहब की कार को किससे खतरा हो सकता था? तो वह खोखा से। तो 28 का सेंस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 29वां प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मदन किससे उलझ रहा था? मदन किससे उलझ रहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर का हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में ए, इसका राइट आंसर है सोफर से। तो दोस्तों आपको सिंपली याद, मदन किससे उलझ रहा था? तो सोफर से उलझ रहा था। 29 का सेंस ऑप्शन में ए, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 30वां प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता? मतलब दोस्तों खोखा को कोई काम सिखाने या ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पे कौन आता था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, जो कि अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, हिंदी में यह होता है कि अगर आप चैप्टर अच्छी ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप सब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव प्रश्न का चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप जाके अभी भी आपके पास टाइम है, जाके चैप्टर पढ़ लें। तो खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन और डी, इसका राइट आंसर बधाई। तो दोस्तों जिससे हम जो लकड़ी वाला काम करता है उसे हम बधाई कहते हैं, तो वही जो कि ट्रेनिंग देने आता था। तो 30 का सेंस ऑप्शन और डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 31वां प्रश्न की मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर गिरधर लाल। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते ऑप्शन में एक दिया है कि गिरधर धारी लाल। तो आप ये सब ध्यान देखिए, क्योंकि अगर आप ये गलती किए तो आपका 1 नंबर गया। ठीक है, क्योंकि आपसे क्यों पता है कि 1 नंबर से बच्चा है जो कि फेल हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा गलती मत करिए। आपको एग्जाम में क्या करना है, 2 बार प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद 2 बार ऑप्शन पढ़ना, उसके बाद ही जो सही है या गलत है उसको आपको भरना है। ठीक है, तो मदन के पिता का क्या नाम था? तो गिरधरलाल नाम था। तो 31 का सेंस ऑप्शन और 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको हम बता दें इस मॉडल पेपर से कुल यहाँ पे 31 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे नीचे जाके कमेंट करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करके वीडियो बनाए, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दें। और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी, ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल सके, वो भी अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, जो कि चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके देख ले। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ली, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।